आजकल बहुत सारी यंग लड़कियां आ रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर आगे जाके किसी महिला को हो सकता है? अगर मान लो आपने ये सारी चीज़ें कर ली और आप अपने डॉक्टर के पास चले गए और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने कहा कि ये सस्पिशियस है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेगा डॉक्टर आपको कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो हमें पूरा ब्रेस्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? बाल गिरते हैं, नाखून खराब होते हैं, स्किन चेंजेस आते हैं, पेन होता है, वीकनेस आ सकती है, रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बट क्या आपके ब्रेस्ट में गठान है पर वो दर्द नहीं कर रही इसलिए आपने उसको सीरियसली नहीं लिया? अगर ऐसा कुछ है तो ये टॉक आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता जैन। मैं एक कैंसर सर्जन या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट ब्रेस्ट कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में है। और मैं आज बात करने जा रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर्स पे। आप सबने सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन हो गया है हमारे देश में। पहले अगर हम 25 साल पहले देखें तो 50 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हुआ करता था। बट आज हम अपनी ओपीडी में देखते हैं कि 25 साल की लड़कियां, 30 साल की लड़कियां, 35 साल की लड़कियां जिनकी शादी भी नहीं हुई है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या साइंस है जो हम अपने आप से देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर के पास जल्दी जा सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपको आज इस टॉक में पता चलेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास आजकल बहुत सारी यंग लड़कियां आ रही है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर आगे जाके किसी महिला को हो सकता है? एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। नॉर्मली ये ब्रेस्ट कैंसर 50 साल की उम्र के बाद, जैसे हमारे मेनोपॉज के बाद होता है। ओबेसिटी या मोटापा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। और जिस तरह से हम अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से हम वेस्ट की तरफ और बढ़े जा रहे हैं, उस तरह से हमारे आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड ओबेसिटी कितनी ज़्यादा रैम्पेंट हो गई है। बचपन से लेके टीनेजर्स तक मोटापा बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर होने का। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हमारे लाइफ में 2 गुना हो सकता है। आजकल की जैसे लेडीज़ की लेट शादी हो रही है, चाइल्ड बर्थ लेट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही है। ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा बढ़ सकता है। देन यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ फैमिलीज जिनमें ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर या कोलॉन कैंसर, ये कुछ हद तक फैमिलीज में रन करता है। इन फैमिलीज में हो सकता है कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो। आपने BRCA1 BRCA2 के बारे में सुना होगा, एंजेलिना जोली के थ्रू सुना होगा। उन्होंने काफ़ी चर्चा की थी इस विषय पर और उनकी फैमिली में इस पर्टिकुलर जीन का म्यूटेशन था जिसकी वजह से उन्होंने प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी या सर्जरी की थी ताकि उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाए। तो हाँ, ज़रूर फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपका रिस्क बढ़ता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो फैमिलियल रिस्क फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 10 to 15% कैंसर्स का कारण है। इसके अलावा जो 80 to 85% कैंसर्स हैं दैट आर कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सम फैक्टर्स जो हम पिक नहीं कर सकते, जो हमें पहले से पता नहीं होंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इसको अर्ली डिटेक्ट करें, हम इसको टाइम से पिक करें। हम इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। 80 to 85% केसेस में हमें पता भी नहीं होगा कि हमें आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बट वॉट वी कैन डू इज हम अपनी तरफ से कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारा एटलीस्ट कैंसर अगर होना है वो टाइम से डिटेक्ट हो जाए, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए और हम उसका टाइमली इलाज कर सकें। सो वॉट कैन वी डू एट होम? देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हम खुद के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यदि हमारे पीरियड्स चालू हैं, ताकि हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, हमारा मेनोपॉज नहीं हुआ है, तो हम पीरियड्स के लगभग 4 से 5 दिन बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे होता है? बेसिकली हम अपने फिंगर्स, ये जो फ्लैट ऑफ द फिंगर्स हैं,
इससे हम हमारे ब्रेस्ट को हर एक क्वाड्रेंट में फ्रॉम 12 o'clock to 6 o'clock एंड 6 o'clock to 12 o'clock एग्जामिन कर सकते हैं। हमें हमारे फिंगर टिप्स ब्रेस्ट में पोक नहीं करने और हमें हमारा पाम नहीं यूज़ करना है। हमें एग्जामिनेशन के लिए हमारे फ्लैट ऑफ द फिंगर्स यूज़ करने हैं। ब्रेस्ट के अलावा हमें अपना आर्मपिट भी पैल्पेट करना है, क्योंकि यदि ब्रेस्ट में कोई गांठ है वो स्प्रेड होके आर्मपिट के लिम्फ नोड्स में भी जा सकती है और हो सकता है कि हम आर्मपिट की गठान पहले पिक कर लें। इससे क्या होता है कि हम हर महीने हमारे ब्रेस्ट के टेक्सचर से यूज टू हो जाएंगे। वी विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर ब्रेस्ट इज। इससे क्या होगा कि यदि कोई गांठ बन रही है हमारे ब्रेस्ट में तो हम उसको जल्दी पिक कर सकते हैं और जल्दी ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, समथिंग कॉल्ड एज अ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आजकल सब बहुत पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हो गए हैं, अवेयरनेस हो गई है। सभी को लगता है कि हमें अपना एटलीस्ट साल में या 2 साल में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो आपके ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट सर्जन वो कर सकते हैं। ये आप 1 से 3 साल में कभी भी एक बार जाके अपना एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा 40 इयर्स के बाद, जैसा मैंने कहा था कि रिस्क हमारा मेनोपॉज के बाद बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो 40 इयर्स के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आप साल में एक बार एक मैमोग्राम कराइए। आफ्टर 55 इयर्स ऑफ एज वो आप 2 साल में एक बार करा सकते हैं, बट आफ्टर 40 एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपने कराना है। अभी कई यंग लड़कियां आती है और हमें कहती हैं कि हमें मैमोग्राम कराना है। आई वुड सजेस्ट कि 40 इयर्स के पहले मैमोग्राम नहीं कराया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि 40 इयर्स के पहले जब पेशेंट्स यंग होते हैं, जब विमेन आर यंग, ब्रेस्ट फर्म होते हैं, तो मैमोग्राम में सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती है। तो यदि 40 के पहले आपको कोई दिक्कत है, कहीं पे ब्रेस्ट में पेन है, कोई गठान महसूस हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपके डॉक्टर उसे जांच करेंगे, देखेंगे और यदि किसी टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो अल्ट्रासाउंड या एमआरआई सजेस्ट करेंगे। मैमोग्राम यूजुअली इज नॉट सजेस्टेड बिफोर 40 इयर्स ऑफ एज। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो ये जो मैं स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ जिससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, हम ये 40 साल के बजाय 25 साल पे स्टार्ट करते हैं और 25 साल की उम्र से हम अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई ऑल्टरनेटली कराते हैं एवरी 6 मंथ्स। इसके अलावा अगर जेनेटिक इश्यूज हैं तो आपको एक जेनेटिक काउंसलर से मिलवाया जाएगा। जेनेटिक काउंसलर आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे। यदि आप रिस्क पे हैं तो आपको कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि मैस्टेक्टमी दैट इज ब्रेस्ट रिमूवल विथ रिकंस्ट्रक्शन, या ओवरीज की सर्जरी यदि आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, फैमिली कंप्लीट है। तो ये सब कुछ ऑप्शंस हैं सर्जिकली आपका ब्रेस्ट कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम करने के लिए। कोई भी अगर गठान है आपके ब्रेस्ट में, वो भले पेनफुल हो या पेनलेस हो। नॉर्मली जो पेनफुल गांठें होती हैं वो नॉर्मली नॉन कैंसरस या बिनाइन गांठें होती हैं। नॉर्मली, मैं नहीं कह रही हूँ ये 100% ब्लैंकेट रूल है, बट मोस्टली अगर कोई पेनफुल गांठ है वो हो सकता है कि आपके हार्मोनल चेंजेस के वजह से हो, या फिर अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो अगर उन्हें कोई पेनफुल गांठ है तो हो सकता है वो कहीं इन्फेक्शन हो, एब्सेस हो। बट नॉर्मली जो कैंसर की गांठें होती हैं वो पेनलेस होती हैं और वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती हैं। इसके अलावा आपके स्किन में कोई चेंजेस आ सकते हैं। स्किन कहीं पर थिक हो गई है, पहले से ज़्यादा अलग सी लग रही है, जैसे ऑरेंज के ऊपर डिम्पलिंग होती है। ऑरेंज स्किन आपने देखी होगी, हम इसे ऑरेंज स्किन अपीयरेंस कहते हैं। कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में वो डिम्पलिंग सी आ जाए, रेडनेस आ जाए, कहीं पे आपको छूने में दर्द है, आपके निपल में चेंजेस आ रहे हैं। निपल नॉर्मली बाहर को प्रोट्रूडेड रहता है, अगर वो अंदर को खिंच जाए, निपल से कोई अलग तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है। नॉर्मली रिप्रोडक्टिव ईयर्स में थोड़ा मिल्की डिस्चार्ज आ सकता है। यदि ऐसा है आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए, बट इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू हैव अ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज और यू हैव अ लाइट येलो कलर,
ट्रांसपेरेंट सा या हल्का पीले रंग का डिस्चार्ज है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये जो 2 कलर्स हैं ये थोड़े हमें ध्यान में रखने हैं कि इनमें शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको ब्लूइश ग्रीन या ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज भी आ सकता है। ये भी नॉर्मली बिनाइन कंडीशंस में होता है। बट लाइक आई सेड, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज या हल्का पीला ट्रांसपेरेंट सा डिस्चार्ज ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है और ऐसे केस में आप ज़रूर अपने ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलिएगा। अगर मान लो आपने ये सारी चीज़ें कर ली और आप अपने डॉक्टर के पास चले गए और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने कहा कि ये सस्पिशियस है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेगा डॉक्टर आपको? नॉर्मली हम एक शब्द से बहुत ज़्यादा घबराते हैं एंड दैट इज़ बायोप्सी, बट दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई ब्रेस्ट कैंसर और एनी कैंसर फॉर दैट मैटर। मोस्टली हम सारे कैंसर्स में पहली टेस्ट बायोप्सी ही करते हैं, बट 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स हमें ये सवाल करते हैं कि क्या हम उसे छेड़ेंगे तो वो जल्दी जल्दी फैल जाएगा? ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है और बिना बायोप्सी के हमें 100% प्रूफ भी नहीं मिलता, और बिना 100% प्रूफ के हम कैंसर का जो इतना लंबा ट्रीटमेंट है वो देना उचित भी नहीं है और दे भी नहीं सकते। इसलिए बायोप्सी इज मैंडेटरी, नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई कि वो कैंसर है कि नहीं, बट अभी साइंस के एडवांसमेंट से हमने बहुत टाइप के कैंसर आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके लिए हमें बायोप्सी पे स्पेशल मार्कर्स डालने पड़ते हैं, और वो स्पेशल मार्कर्स से हमें पता चलता है कि हम किस टाइप के कैंसर से डील कर रहे हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइप का कैंसर है उस टाइप ऑफ कैंसर के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होती है। आप जानते हैं कि कैंसर में यूजुअली 3 से 4 तरह की ट्रीटमेंट होती हैं। आप सब ने कीमोथेरेपी सुनी होगी, सर्जरी सुनी होगी, रेडिएशन थेरेपी या सिकाई के बारे में सुना होगा। अभी हमारे पास बहुत सारे एडवांसेस हैं जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। अब इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले हम सर्जरी करेंगे या पहले हम कीमोथेरेपी देंगे या इम्यूनोथेरेपी देंगे? ये सीक्वेंस डिपेंड करता है हमें किस स्टेज पे मिला है। आप सब ने सुना होगा कि स्टेज होती है कैंसर की 1, 2, 3, 4। तो किस स्टेज पे हमने आइडेंटिफाई किया है? दूसरा, किस टाइप का ट्यूमर है? जैसे मैंने कहा, हम वो स्पेशल मार्कर्स से टाइप ऑफ ट्यूमर आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं कि हमें कौन सी ट्रीटमेंट पहले यूज करनी है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि डॉक्टर कभी आपको एमआरआई एडवाइस कर सकता है या पेट स्कैन एडवाइस कर सकता है। एमआरआई हम किस यंग पेशेंट्स में यूजुअली यूज करते हैं। मैमोग्राम्स हम ओल्डर पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। ये हम देखना चाहते हैं कि जो हम गठान फील कर रहे हैं, क्या केवल वही एक गांठ है कैंसर की, या ब्रेस्ट में और कोई गांठ है जो सस्पिशियस है जिसका हमें ध्यान रखना है। सो एमआरआई एक लोकलाइज टेस्ट होती है जो केवल आपके ब्रेस्ट और आर्मपिट्स के लिम्फ नोड्स को आइडेंटिफाई करेगी। इसके अलावा हम एक पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन यूजुअली एक फुल बॉडी स्कैन होता है जिससे हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट और आर्मपिट के अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर है कहीं और स्प्रेड हुआ है कि नहीं, जैसे कि लंग्स में या लिवर में या कहीं पे भी बॉडी में। और इससे हमारी एक स्टेजिंग भी बनती है और आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें हर केस में पेट स्कैन करना पड़े। हम यूजुअली एडवांस स्टेजेस में 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पेट स्कैन करते हैं। अगर हम जल्दी पिक कर लेते हैं तो हमें पेट स्कैन की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें पेट स्कैन करना है। ये पेट स्कैन सबने सुन लिया है, बट सब नहीं जानते कि इसमें भी काफ़ी हद तक रेडिएशन होती है। सो हम अननेसेसरी पेट स्कैन्स नहीं करते। इट इज़ डन ओनली इन एडवांस केसेस जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ब्रेस्ट के बियॉन्ड डिजीज कहीं गई है कि नहीं गई है। अब हम सर्जरी की अगर बात करते हैं तो पहला हमें ख्याल यही आता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो हमें पूरा ब्रेस्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये पहले ट्रू हुआ करता था, मे बी फ्यू डेकेड्स बैक। हाँ, यही इलाज था, ब्रेस्ट पूरी निकाली जाती थी सर्जरी में। बट अभी हम बहुत एडवांस कर चुके हैं। अब हम
कोशिश यही करते हैं कि हम ब्रेस्ट कंजर्व करें। ब्रेस्ट कंजर्वेशन से मेरा मतलब है कि हम पूरी ब्रेस्ट ना निकाल के केवल जो हिस्सा ब्रेस्ट का अफेक्टेड है हम उतना हिस्सा निकालते हैं और जो बगल के या आर्मपिट के लिम्फ नोड्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत यंग लड़कियां आजकल आ रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो उनमें तो हम नहीं कह सकते कि आपकी पूरी ब्रेस्ट निकाली जाएगी, कोई भी लड़की घबरा जाएगी। इनफैक्ट 60 ईयर ओल्ड ऑल्सो, उन्हें भी ऑप्शन होना चाहिए अपनी ब्रेस्ट कंजर्व करने का। तो ये एक ऐसा इलाज है जिसमें हम ब्रेस्ट का वो पार्ट निकाल देते हैं जिसमें कैंसर है और हम उस पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं ताकि हम सिमेट्री दे सके दोनों साइड की और पेशेंट कॉन्फिडेंट रहे नॉर्मल अपने सोशल सेटिंग में जाने के लिए, और अपने आप को भी जब शीशे में देखे तो पेशेंट को ये ना लगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है। हम जितना पॉसिबल है नॉर्मल सी लाने की कोशिश करते हैं। कीमोथेरेपी को भी लेके बहुत सारे सवाल आते हैं पेशेंट्स के माइंड में कि क्या मेरे बाल गिर जाएंगे, क्या मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, क्या मेरी स्किन खराब हो जाएगी, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या मुझे इन्फेक्शंस हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें कुछ हद तक सही हैं जी। बाल गिरते हैं, नाखून खराब होते हैं, स्किन चेंजेस आते हैं, पेन होता है, वीकनेस आ सकती है, रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। ये परमानेंटली आपके साथ रहे ऐसा नहीं होता है। स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारी चीज़ें बहुत एक्टिवली रिप्लेनिश होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी होती हैं कीमोथेरेपी के दौरान। बट एक बार कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें कुछ समय के बाद वापस आती हैं और नॉर्मल वापस आती हैं। सो दिस इज़ अ टेम्पररी सेटबैक। आप ये ना सोच के चलें कि एक बार बाल झड़ गए तो मुझे लाइफ लॉन्ग ऐसे रहना पड़ेगा। और अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कैंसर के बारे में कि आप ऐसे भी अगर आप पब्लिक में जाते हो तो कोई आपको अलग नज़रिए से नहीं देखेगा। एंड देर आर सो मैनी ऑप्शंस। आप विग्स का यूज़ कर सकते हो, आप एक्सटर्नल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का यूज़ कर सकते हो। आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि आपको अलग नहीं फील होगा, आपको नॉर्मल फील कराने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसा मैंने कहा कि आपको इस डायग्नोसिस से, ब्रेस्ट कैंसर से घबराना नहीं है। ये आपको फोकस करना है कि हम इसे अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे समय पर पकड़ेंगे, पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ेंगे, तो हमारे पास 90 to 95% चांस है कि हम नॉर्मल लाइफ जी सकें। हाँ, एक माइनर सेटबैक आता है, हो सकता है आपका 1 साल इसमें निकल जाए, ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी होती है, बट अगर आपने वो ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट कर ली तो आप अपनी नियर नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है वो जी सकते हो और बिल्कुल अच्छे से जी सकते हो। आप ट्रीटमेंट के दौरान भी अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। येस, देयर विल बी चैलेंजेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। हो सकता है कि आपको थोड़े सेटबैक्स रहें अपने काम में, बट डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना, तो आप डेफिनेटली अपना पूरा ट्रीटमेंट बहुत आराम से कंप्लीट करके एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। एंड आई वुड टेल एवरीवन कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। जो हवा पानी खराब हो गई है हम उसको तो बदल नहीं सकते। जो हम बाहर पानी पी रहे हैं या हमें जो सब्जी सप्लाई हो रही है उसमें कितना फर्टिलाइज़र है, कितना केमिकल है, ये हम कुछ हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते। बट वी कैन कंट्रोल कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपना बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हम अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट कर सकते हैं, स्मोकिंग लिमिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हैं और लगभग ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स के होने में कंट्रीब्यूशन है एक्सेस अल्कोहल एंड एक्सेस स्मोकिंग का। तो ये सारी कुछ लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप हेल्दी वेट मेंटेन करोगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, बट डेफिनेटली अगर आप फिट हो, फिजिकली फिट हो और आपको अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर हो भी जाता है, तो ये जो लेंदी ट्रीटमेंट है आप उसको बेटर झेल पाओगे, आप उसको टाइम से कंप्लीट कर पाओगे और आपकी रिकवरी के चांसेस बेटर हो जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई माई मैसेज फॉर टुडे वुड बी
टू गो एंड गेट योर ब्रेस्ट चेकअप डन। अगर आप 40 के ऊपर हो, अपना मैमोग्राम टाइम से करा लीजिए। अगर कुछ उसमें आना है तो हम डेफिनेटली उसका, जैसे मैंने समझाया, बहुत आसान इलाज है एंड अर्ली स्टेज में अगर पिकअप हो जाता है तो आपको ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल 100% क्योर भी पॉसिबल है। सो प्लीज़ बी अवेयर, बी कैंसर वाइज, एंड इस चीज़ से हमें डरना नहीं है। हम इसका डट के सामना करना है, और वो हम कैसे करेंगे? By detecting it early. So my message for today is early detection is the key to cure from cancer. Finally, I would like to thank Josh Talks for giving me this opportunity. उनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम ये इन्फॉर्मेशन इनके थ्रू इतने करोड़ों लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि आप अपने घर पे बैठे हुए अपने फ़ोन पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, एंड क्या पता इस टॉक के कारण किसी को मदद ही मिल जाए। सो थैंक यू सो मच जोश टॉक फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और आप इनके बाकी भी वीडियो देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉक्स होते हैं इस चैनल पे, एंड आई होप दिस हेल्प्स। अगर एक की भी मदद हो जाती है तो बहुत बेहतर है।